Hello. Today's topic is search and seizure. सर्च एंड सीजर में 2 पॉइंट्स हैं. समन्स टू प्रोड्यूस थिंग्स सेक्शन 91. देयर आफ्टर प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम्स सेक्शन 92. तो इसे हम देखेंगे आज कि इस संबंध में क्या प्रोविज़न किया गया है. टॉपिक हमने आपको बता दिया कि अगेन इसके पहले जो कुछ हमने पढ़ा था वो सेक्शन 61 से लेके सेक्शन 84 तक था. ब्रीफ में आपको बता दें, सेक्शन 61 जो आपको बताता था कि सम्मन के बारे में, फिर 62, 63, 64 सम्मन्स को प्रोसेस कैसे तामील होगा इसकी प्रक्रिया थी. इसके बाद फिर सेक्शन 70 में आपको वारंट के बारे में बताया गया था और समन्स और वारंट में डिफरेंस भी बताए गए थे कि समन्स एंड वारंट में क्या क्या डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए. समन्स किसको जारी किया जाएगा, वारंट किसको जारी किया जाएगा, ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं. अब आज का टॉपिक है सर्च एंड सीजर. जैसा कि आपको ये जूम में दिखाई दे रहा होगा, सर्च एंड सीजर. इसके पहला है टॉपिक समन्स टू प्रोड्यूस थिंग और दूसरा टॉपिक है प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम्स. तो हम देखते हैं पहले समन्स जारी करने की क्या प्रक्रिया है. समन्स के बारे में सेक्शन 91 प्रोवाइड करता है कि व्हेन ए कोर्ट एंड एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कंसीडर दैट प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग is desirable for the purposes of investigation, inquiry or trial. इन्वेस्टिगेशन जैसा कि मालूम है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, इंक्वायरी एंड ट्रायल ये कोर्ट करती है. देन द कोर्ट मे इशू ए समन और द पुलिस ऑफिसर मे पास एन ऑर्डर to the person in whose possession that document or thing is to produce it at a specific time and place. यानी सेक्शन 91 ये कहता है कि जब कोई पुलिस अधिकारी या कोर्ट को ये आवश्यक महसूस हो कि इट इज़ डिज़ायरेबल टू समन सम डॉक्यूमेंट और एनी अदर थिंग टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द सच ऑफिसर और बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पजेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल. यानी विवेचना में किसी डॉक्यूमेंट की, किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है विवेचना के लिए जिसे पुलिस ऑफिसर आवश्यक समझता है या किसी इंक्वायरी ट्रायल में कोर्ट आवश्यक समझती है, तो कोर्ट ऐसे डॉक्यूमेंट को और ऐसी वस्तु को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति को आदेश दे सकती है जिसके कब्जे में वो डॉक्यूमेंट है. इसी तरह द पुलिस ऑफिसर कैन आल्सो मेक एन ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट बिफोर द पुलिस ऑफिसर एट द स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम. एक जनरल ये हो गया कि इसके लिए सम्मन जारी किया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता विवेचना में या परीक्षण के दौरान किसी इंक्वायरी में
डिज़ायरेबल महसूस की जा रही है। इसमें एक बात और जान लिए, इसमें जो एक्सेप्शन दिया गया है, द डॉक्यूमेंट और थिंग which has been ordered to be produced before the officer or before the court, that document should not come under the privileged document under section 123, 124 of the Evidence Act or under the Bankers Books Evidence Act 1891। एक पहला इसमें एक्सेप्शन दिया गया कि ऐसे डॉक्यूमेंट, ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, इस पर सेक्शन 123, सेक्शन 124 अप्लाई करता है, या बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 के में ऐसा डॉक्यूमेंट प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को प्रोडक्शन के लिए कोर्ट या पुलिस ऑफिसर कंपेल नहीं करेगा। दूसरा इसमें एक्सेप्शन दिया गया है, सच डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। अब अगर ये डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी वस्तु है जो पोस्टल और अथॉरिटीज़ के कब्जे में है, इन द पोजेशन में है, तो उनको सम्मन नहीं जारी किया जाएगा, क्योंकि उनकी प्रक्रिया सेक्शन 92 में दी गई है कि उन्हें कैसे आप तलब करेंगे। सेक्शन 92 क्या कहता है, वो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जो कि पोस्टल एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट की कस्टडी में है। सेक्शन 92 नेक्स्ट दैट इफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग is in the custody of postal or telegraph authorities, then the district magistrate, chief judicial magistrate, session court or high court require such authorities to deliver it to such person as the magistrate or the court directs। अब यहाँ पर थोड़ी परिस्थिति बदल हो गई कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है कि उन अथॉरिटीज़ को वो डायरेक्शन करेंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट को किसी ऐसे पर्सन को हैंडओवर कर दिया जाए, डिलीवर किया जाए, जैसा कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करे, या कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया जाए। अब आगे फिर इसी सेक्शन में कहा गया है, इफ सच डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग इज रिक्वायर्ड बाई एनी अदर मजिस्ट्रेट और कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर पुलिस कमिश्नर को आवश्यकता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट को आवश्यकता है ऐसे डॉक्यूमेंट की, और किसी मजिस्ट्रेट को आवश्यकता है ऐसे डॉक्यूमेंट की, तो दे मे ऑल्सो रिक्वायर द पोस्टल अथॉरिटीज टू सर्च फॉर एंड डिटेन इट। यानी अब ये डायरेक्शन क्या देंगे पोस्टल अथॉरिटीज़ को कि इन डॉक्यूमेंट्स को या ऐसी वस्तु को आप सर्च करें, उसको खोजें, उसके तलाश करें और डिटेन इट, और उसे निरुद्ध करके अपने पास रखें। कब तक? जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जी अदर कोर्ट्स अंडर सेक्शन 92 का कोई ऑर्डर न हो जाए। यानी जहाँ पुलिस कमिश्नर, एसपी पुलिस को यह आवश्यकता है, और एनी अदर मजिस्ट्रेट, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, उसे किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, तब वो पोस्टल अथॉरिटीज से ये कह सकती है, ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो ऐसे डॉक्यूमेंट की तलाश करें, सर्च करें और डिटेन इट पेंडिंग द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर सेक्शन 1 ऑफ द 92। तो ये हो गया समन्स टू प्रोड्यूस थिंग, जिसमें आपने देखा कि ये कौन से डॉक्यूमेंट है जिन्हें सम्मन नहीं किया जाएगा। दोज डॉक्यूमेंट आर प्रिविलेज डॉक्यूमेंट, सेक्शन 123, 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891
में जो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए कोर्ट सम्मन जारी नहीं करेगी। इसी तरह अगर पोस्टल और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट उनके अथॉरिटीज़ के कस्टडी में कोई डॉक्यूमेंट है तो भी उसके खिलाफ सम्मन जारी नहीं किया जाएगा। उसके लिए प्रोविज़न सेक्शन 922 में क्लियर किया गया है कि वहाँ पर पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को कि अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दें कि ऐसी वस्तु को, ऐसे दस्तावेज़ को वह किसी निश्चित व्यक्ति को डिलीवर कर दे या किसी कोर्ट में डिलीवर कर दें, जैसा कि मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे निर्देश देती है। तो हर तरह के डॉक्यूमेंट को असम्मन करके हासिल नहीं कर सकते। तो ये सेक्शन 91 और सेक्शन 92 में ये दो चीज़ें दी गई हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं कि सेक्शन 93 स्टार्ट हो जाता है सर्च वारंट। अभी सम्मन था फॉर प्रोटेक्शन, अब यहाँ पर आ रहा है कि व्हेन सर्च वारंट मे बी इशूड। अभी देखिएगा सम्मन था, अब आ गया वारंट। द कोर्ट हैज रीजन्स टू बिलीव दैट ए पर्सन टू होम ए सम्मन और ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 हैज बीन इशूड the person to whom it is addressed will not produce the document or thing as required by the such summon। अब सेक्शन 93 सब क्लास 1 कहती है कि वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन्स टू बिलीव दैट ए सम्मन, दैट ए पर्सन टू whom a summon or any order under section 91 or under section 92 has been issued, he will not or would not produce the document as they required by the summons। यानी अगर कोई रीज़न ऐसा है कि कोर्ट समझती है कि जिस व्यक्ति को यह सम्मन दिया गया है वो इस सम्मन का कंप्लायंस नहीं करेगा और डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। पहला ग्राउंड ये है कि रीज़न इसके पास है। दूसरा ग्राउंड है इट इज़ नॉट नोन, ये मालूम नहीं है कि डॉक्यूमेंट किसके कब्जे में है, अननोन पर्सन के पास है। अब तीसरा पॉइंट दिया गया है कि पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड। कोई इंक्वायरी चल रही है, किसी मामले में कोई ट्रायल चल रहा है और उसके लिए आवश्यकता है कि एक जनरल सर्च या जनरल इंस्पेक्शन किया जाए। जनरल इंस्पेक्शन का पावर वैसे भी सीआरपीसी में सेक्शन 210 में है और ये जनरल सर्च का पावर, देखिए जनरल सर्च की आवश्यकता है। देन कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है, he may issue a search warrant and the person to whom the search warrant is directed may search or inspect according to the provisions herein after contained। यानी जनरल सर्च का अगर कोई ऑर्डर किया जाता है तो सीआरपीसी में सर्च का जो अलग से प्रोविज़न है सेक्शन 100, उस प्रोविज़न के अनुसार वो उस स्थान का, उस जगह का सर्च कर सकता है जिस स्थान का सर्च करने का निर्देश सर्च वारंट में न्यायालय ने दिया है। अब आगे देखिए, इसी सेक्शन में कहा गया है नथिंग कंटेन इन दिस शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट और अदर देन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यानी किसी और मजिस्ट्रेट का अब ये पावर अगला नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ चीफ जुडिशियल टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। यहाँ पर फिर आ गया कि पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजीशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट है, कोई पार्सल है,
कोई ऐसी वस्तु है जिसकी सर्च किया जाना आवश्यक है, तो इसके लिए सिर्फ पावर किसको है? ऐसे सर्च वारंट के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को तलाश करने के लिए, सर्च करने के लिए जो पावर है वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को है, अदर किसी मजिस्ट्रेट को नहीं है। यानी इसको अलग कर दिया। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए व्यवस्था प्रोविजन अलग है। फिर एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है सेक्शन 94। ये हम कहते हैं सेक्शन 94 जो है वो कहता है सर्च ऑफ सस्पेक्टेड प्लेस टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। यानी कोई ऐसा स्थान जहाँ पर कि सस्पेक्शन है, ये संदेह है कि वहाँ पर चोरी की वस्तु रखी जाती है, उसे सेल किया जाता है, या फोर्ज डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, इसके बारे में भी निर्देश देने का ऑर्डर है कि इफ़ ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। यहाँ देखिए तीनों मजिस्ट्रेट बदल गए सेक्शन 94 में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, if they think necessary that any place is used for the deposit or sale of stolen property or for the deposit or sale or production of any objectionable matter, objectionable article। दो चीज़ें हैं, दो तरह की वस्तुएं वहाँ पर हैं ऐसी जगह पर, ऐसे प्लेस जो यूज़ किया जाता है। स्टोलन प्रॉपर्टी को डिपॉजिट और उसके सेल के लिए यूज़ किया जाता है, और द डिपॉजिट और सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। दे मे इशू वारंट ऑथराइजिंग एनी पुलिस ऑफिसर एबव द रैंक ऑफ ए कांस्टेबल। यानी अब दो चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं, पहली स्टोलन प्रॉपर्टी, दूसरी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। इसके बारे में अगर पता चलता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एंड एनी अदर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, उसको इस बात की जानकारी होती है, तो वो ऐसे स्थान को तलाश करने के लिए वारंट जारी करेगा। फिर उसमें पावर दिए गए हैं कि वो इंटर सच प्लेस, वहाँ जा कर के उसे जो भी सामान मिलती है, एनीथिंग इज़ फाउंड दे विल टेक इन देयर पोजेशन, अपने कब्जे में लेगा और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। और इन चोरी के सामान से या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी लोग वहाँ पर पाए जाएंगे उन्हें अपनी कस्टडी में लेकर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। ये इनके पावर हैं। अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल का जो डिफिनेशन है दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल वो जान लें। काउंटरफीट क्वाइन, एक फर्जी सिक्का जहां बनाया जाता है। दूसरा है पीस ऑफ मेटल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मेटल टोकन एक्ट। पीसेस ऑफ मेटल, किसी मेटल के कुछ टुकड़े बनाए जाने हैं लेकिन जो कि प्रोहिबिटेड है मेटल टोकन एक्ट में। अगर बनाए नहीं जाते हैं तो दूसरा प्रोविजन दिया गया, और ब्रॉट इनटू इंडिया इन द कंट्रीवेंशन ऑफ एनी नोटिफिकेशन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द कस्टम एक्ट। यानी पीसेस ऑफ द मेटल, किसी धातु के कोई टुकड़े जो कि बाहर से भारत में लाए जाते हैं, जो कस्टम एक्ट के सेक्शन 11 में प्रोहिबिटेड हैं, ये भी हो गया ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। फिर देखिए काउंटरफीट करेंसी नोट, काउंटरफीट स्टैम्प्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स,
obscene object as defined in section 292 of the Indian Penal Code। और लास्टली कह दिया गया इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट और जो भी मटेरियल इन ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये सब के सब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल की कैटेगरी में आ जाएंगे। इन सब को जो सर्चिंग ऑफिसर है वो अपने पोजीशन में लेगा और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेगा। लेकिन पावर किसे है सर्च करने का? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। दूसरा पॉइंट देखिए सेक्शन 95 कि कब किसी भी पब्लिकेशन को फॉरफिट करने का ऑर्डर हो सकता है और कौन करेगा। इसके लिए सेक्शन 95 है, ये प्रोवाइड करता है power to declare certain publication forfeited and to issue search warrant for the same where any newspaper or book। पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर एंड बुक्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट, कहीं भी जो प्रिंट की जाती हूँ, वेयर एवर इट्स प्रिंटेड इफ इट अपियर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि एनी मैटर ऑफ द सच पब्लिकेशन इज पनिशेबल, यानी जो कंटेंट्स ऑफ द पब्लिकेशन है दोज आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 124A, जिसे आप कहते हैं सेडिशन, 153 एनिमिटी बिटवीन द ग्रुप्स, 153B, और फिर वही सेक्शन 292 यानी ऑब्सीन आर्टिकल, सेक्शन 293, 295A ऑफ द इंडियन पेनल कोड। यानी जो कंटेंट्स ऑफ द पब्लिकेशन में है, यानी जो न्यूज़पेपर में जो बुक है और ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसके कंटेंट्स ऐसे हैं जिस पर ये सेक्शन लागू होते हैं, जैसे सेक्शन 124A सेडिशस है, 153A समुदायों को बीच में दुश्मनी पैदा करने वाला है, 153B 292 ऑब्सीन है, 293 295A एंड IPC में ये सब दंडनीय हैं ऐसे कंटेंट्स। अगर राज्य सरकार को ये लगता है तो राज्य सरकार इन बातों के ग्राउंड्स को लिखते हुए बाय ए नोटिफिकेशन डिक्लेयर एवरी कॉपी ऑफ सच न्यूज़पेपर containing the such material or any copy of any book or other document to be forfeited to the government। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसी बुक और ऐसे अदर डॉक्यूमेंट को राज्य सरकार के हक में फॉरफिट करने का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। और जब ऐसा नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा देन ये प्रोविज़न है एनी पुलिस ऑफिसर में सीज वेयर एवर फाउंड इन इंडिया, यानी अब ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसी किताबें, ऐसा दस्तावेज भारत में जहाँ भी पाया जाएगा कोई भी पुलिस ऑफिसर उसे जब्त कर लेगा, सीज कर लेगा, या इसके संबंध में कोई मजिस्ट्रेट वारंट भी जारी कर सकता है पुलिस ऑफिसर को, हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, टू इंटर एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रीमिसाइज। यानी कोई मजिस्ट्रेट इसके लिए ऑर्डर कर सकता है ऐसे न्यूज़पेपर को, ऐसे डॉक्यूमेंट को, ऐसी बुक्स को सर्च करने के लिए किसी बिल्डिंग में, किसी प्रीमिसेस में दाखिल होकर के उसे सर्च करने के लिए वारंट जारी कर सकता है जिसके बारे में संदेह है, इट इज सस्पेक्टेड कि ये डॉक्यूमेंट वहाँ उसे मिल जाएगा। इसी से आगे ये डिफाइन कर दिया गया कि न्यूज़पेपर एंड बुक को डेफिनेशन क्या होगी, कौन से ऐसे पेपर्स होंगे जो न्यूज़पेपर की कैटेगरी में है और बुक की कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी मीनिंग ली जाएगी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, यानी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में ये डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज न्यूज़पेपर एंड व्हाट इज ए बुक। और जब
एक वर्ड यूज़ हुआ है कि एनी डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट को डिफाइन जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में भी किया गया, यहाँ भी इसी तरह डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है कि डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन। यानी भी कोई भी ऐसी ड्राइंग है, ऐसी पेंटिंग है जो कि जैसे 124 है, जो सेडिशस है, देशद्रोही की श्रेणी में आती है, या ऑब्सीन है, या दो समुदाय में झगड़ा कराने का कार्य करती है, तो ये सारी चीज़ें पेंटिंग के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए, फोटोग्राफी के ज़रिए और विजिबल रिप्रेजेंटेशन यानी कैरिकेचर बना रहा है, एक जो स्केच खींच के पेपर में छाप देते हैं, जिससे कि ये डॉक्यूमेंट ऐसा हो जाए जिस पर ये धाराएं जो भी बताई गई हों लागू होती हों, तो सारे के सारे ऐसे डॉक्यूमेंट इस कैटेगरी में आएंगे जिसमें ये सारे कंटेंट्स पाए जाएं। आगे ये कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी फॉर पिक्चर ऑफ न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट, it cannot be called into question in any court except as provided in section 96 of the CRPC. सेक्शन 96 CRPC हाई कोर्ट को एम्पावर करती है कि वो राज्य सरकार के ऐसे डिक्लेरेशन को उसकी इंक्वायरी करने के पश्चात अगर ये पाती है कि इसमें जो कंटेंट्स हैं उस पर सेक्शन 124A, 153A, 153B, 292, 293, 295A IPC लागू नहीं होती उसके कंटेंट्स पर, देन द हाई कोर्ट में कैंसिल दैट नोटिफिकेशन। यानी सीधे पावर यहाँ दिया गया है वो हाई कोर्ट को ही दिया गया है, नीचे अन्य किसी न्यायालय को ये अधिकार नहीं है। इसी तरह सेक्शन 97 में रॉन्गफुल्ली कन्फाइंड पर्सन को सर्च करने के लिए सर्च वारंट जारी कराया जा सकता है। यहाँ भी पावर वही है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। अगर इन्हें विश्वास हो जाए, कोई सूचना मिल जाए कि कोई व्यक्ति कन्फाइंड है, ऐसी परिस्थिति में अंडर सच सर्कमस्टेंसेस दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, यानी उसका कन्फाइनमेंट ऐसा है जो कि किसी अपराध की कैटेगरी में आता है, देन ही मे इशू सर्च वारंट एंड सर्च शैल बी मेड इन द अकॉर्डिंग देयरविथ। जो नियम दिया गया सर्च का उसके अनुसार उसको सर्च किया जाएगा उस प्लेस को। इफ फाउंड, यानी अगर ऐसा व्यक्ति पाया जाता है, ही शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर ए मजिस्ट्रेट एंड हु शैल मेक सच ऑर्डर एज इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस सीम्स प्रॉपर। इन 97 में जो है, अगर किसी व्यक्ति को किसी ने बंद कर रखा है और उसके घर वालों को ये पता चलता है कि इसको घर में बंद किया गया है, तो दैट इज ए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, दैट इज एन ऑफेंस, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है, दैट इज एन ऑफेंस। तो अगर ये ऑफेंस की कैटेगरी में उसका कन्फाइनमेंट आता है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अगर सूचना मिल जाती है, उनको जानकारी होती है, तो उस स्थान की सर्च करने के लिए ये किसी अधिकारी को इसकी सर्च करने के लिए सर्च वारंट जारी कर देंगे। और अगर वो व्यक्ति वहाँ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत विदाउट एनी डिले मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। तो ये ब्रीफ में था सर्च एंड सीजर। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ मोस्टली ये जो चीज़ें हैं ये जो पूछी जाती हैं ये ज़्यादातर आपको ये मिलेंगी ये प्री में, क्योंकि ये कई पॉइंट मिक्स करते हैं। जैसे पहला है समवन टू प्रोड्यूस थिंग, इसमें एक्सेप्शन आ जाएगा, तो एक्सेप्शन पर ध्यान दीजिएगा। लेटर एंड टेलीग्राम अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के पास में है तो उसका क्या प्रोसेस है, और फिर सर्च वारंट कब जारी होगा, सेक्शन 93, 94 में। और फिर आपने देखा कि सेक्शन 95 में कि पब्लिकेशन यानी न्यूज़पेपर और बुक को और किसी अदर डॉक्यूमेंट को किस प्रकार
और किन परिस्थितियों में उसे फॉरफिट किया जाएगा, आप इसे सर्च करके उसे पुलिस अपनी कस्टडी में ले सकती है और राज्य सरकार के पक्ष में उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो ये दीज ऑल दिस सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर दी प्री, प्रारंभिक परीक्षा में ये बिटवीन द लाइन इसमें से क्वेश्चन आया है बार बार, तो इनको आप सीआरपीसी में बेर से ही ध्यान से देख लेंगे। उम्मीद है कि ये सारे सेक्शन आपको आने वाली परीक्षाओं में काम आएंगे। इसमें कोई बात ऐसी रह जाती जो आप समझना है इस चैप्टर में या किसी अदर चैप्टर में, देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आस्क फॉर द सॉल्यूशन। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।